तो हेलो बच्चों, आज हम 5 पाठ 5th चैप्टर चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पढ़ेंगे। चिट्ठियाँ तो मालूम है आपको, जो लेटर्स होते हैं जो हम अपने दोस्त या मित्र या अपने रिलेटिव किसी को भेजते हैं, या दूसरे तरह का भी चिट्ठी होता है, ऑफिशियली भी होता है जो कार्यालय से संबंधित। तो ये चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, चिट्ठियों की जो दुनिया है उसकी ओर हम चलेंगे। ठीक है, तो पाठ आरंभ करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो यहाँ जो लेखक है कहते हैं कि जो पत्रों की जो हम लोग की दुनिया है बहुत अजीब तरह अलग है। और इसका उपयोगिता माने इसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी। जो पत्र जो काम माने लेटर जो काम कर सकता है, वो जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, संचार का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकता। यहाँ लेकर कह रहे सब पत्र जैसा संतोष, पत्र से पढ़कर और पत्र में जो वर्ड लिखे होते हैं उसको जानकर उसके जैसा सेटिस्फेक्शन एसएमएस में कहाँ मिलता है, कहाँ हमें मिल सकता है। पत्र का एक नया सिलसिला अगर हम शुरू करते हैं तो राजनीतिक, साहित्य माने राजनीति, पॉलिटिक्स, साहित्य माने लिटरेचर, जो कला होता है, इन क्षेत्रों में तमाम जितने भी विवाद है, नई घटना, जितनी भी जड़ है वो पत्र ही है। इन सब के पीछे राजनीति हो, चाहे साहित्य, चाहे कला हो, इन सब में अगर आप देखेंगे तो मेन जो जड़ है पत्र ही होते हैं। और दुनिया का जितना भी साहित्य, लिटरेचर का जो सेंटर पॉइंट क्या होता है, और मानव सभ्यता माने इंडियन का जो हम लोग सिविलाइज हुआ है, इसमें पत्र लेटर्स ने बहुत एक इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया है, भूमिका इसने अदा की। किसने? लेटर्स ने। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। मतलब उसका जो लेटर्स का जो फीलिंग एक जैसा होता है, लेकिन उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि पत्र को उर्दू में खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तथा तमिल में काडित कहा जाता है। तो पत्र का जो भाव एक ये पत्र है, लेकिन ये इन संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इसमें अलग अलग इसका नाम है। इन भाव तो एक ही है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है पत्र में जो को किसी ने शेयर किया हुआ उसको तुम वो याद है, उसको सहेज के हम संभाल कर पत्र को रख सकते हैं ना। ये कोई भी इसमें डाउट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हम पत्र को, लेटर को हमने संभाल के रख दिया तो उसमें क्या किसने लिखा था वो वर्ड हमारे पास संभल के रहते हैं, हम लोग उसको रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। माने कि हर अलग अलग चीज में अलग अलग, मतलब पत्र का एक लिखने का तरीका है, अलग अलग उसका आर्ट है। और एक दायरा भी है, माने कि जैसे कि दायरा फ्रेंड को लिखोगे तो फ्रेंड को किस टाइप पे, बहन को लिखोगे तो कैसे, माता पिता को लिखोगे किसे, या फिर जो प्रेमी प्रेमिका लिखते वो अलग। तो सबका एक अपना अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, तमाम ठिकानों तक तो पहुंचता है। मैंने दुनिया में रोज कई करोड़ों पत्र एक जगह से दूसरे जगह जाते, कई एड्रेस में जाते, कई लोगों को ढूंढते पत्र। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करते कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। माने इंडिया में ही
माने 4.5 करोड़ चिट्ठी माने पोस्ट ऑफिस में डाला जाता है। तो इससे पता चलता है लेटर्स का, पत्रों का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। आज की दुनिया में भी पत्र कितना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में सही कहा था कि जो हजारों सालों तक जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, केवल हर कार्य या रनर्स या फिर तेज घोड़े होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जो संदेश ले जाते। उसके बाद पहिया यानी व्हील आया, उसके बाद रेलगाड़ी आई, उसके बाद इसका जगह तार ने ले लिया, तार से शुरू हुआ। अब तो टेलीफोन वायरलेस और रेडार की दुनिया से माने कि पूरा दुनिया चेंज हो रहा है। कितना कुछ माने कम्युनिकेशन का सिस्टम कितना आ रहा है ना, कैसे बदल रहा है। उन्होंने कहा था पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। देखिए लास्ट सेंचुरी में माने कि पत्र लेटर लिखने का जो एक आर्ट है वो एक अलग ही उसका एक रूप ले लिया है। और इसने एक जो पोस्ट ऑफिस का जो सिस्टम है उसमें पत्र लिखने में उसमें भी एक नया एक माने कि डेवलप किया है, कोशिश किया गया है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। मतलब कि पत्र का कल्चर डेवलप हो इसके लिए क्या किया गया, स्कूल में लेटर्स लिखने का भी सब्जेक्ट है। जैसे आप लोग का अभी आप लोग ये 8 है 9 में 10 में तो में लेटर्स तो एक रहता ही है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो। जैसे अभी अगर आप स्कूल में भी एप्लीकेशन देते तो लेटर्स ही है ना, एप्लीकेशन लेटर। तो वैसे वो एक विषय एक सब्जेक्ट बना दिया गया है स्कूल में भी कि जाके पत्रों का जो एक जो अस्तित्व खत्म ना हो और वो और विकसित हो और अच्छा से लिखा जाए, इसलिए स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। लेकिन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारे देशों ने इस लेटर जो लिखने की कला को विकसित करने के लिए ये किया। और जो वर्ल्ड का जो डाक संघ है, जो यूएनओ का, उसने भी काफी इस और कोशिश किया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजन करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। मतलब कि जो यूएनओ से जो डाक सेवा का जो है डाक संघ है, विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो लोग लेटर लिखने की कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। ऐसा उन्होंने एक कंपटीशन का स्टार्टिंग किया था 1972 में। ठीक है, ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। माने कि और ये बात सही भी है, शहर में टाउन में बड़े बड़े जो सिटीज में जो हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो संचार का साधन है वो बहुत ज्यादा से तेज हो रहा है। अभी तो टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स है, बहुत कुछ है। तो इससे थोड़ा सा लेटर में इफेक्ट तो हुआ है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चले, पर जो गांव में है आज भी चिट्ठी का बड़ा प्रचलन है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। बोलते हैं कि जो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल है, इसे लोग मोबाइल में मैसेज दे देते, फोन कर लेते, तो इससे लेटर्स थोड़ा कम हुआ है। लेकिन जो बिजनेस लेटर है उसका तो संख्या बढ़ ही रहा है। जैसे इधर से उधर पार्सल भेजना या
कुछ मैसेज देना है, कुछ या फिर किसी का नौकरी का लेटर हो, तो वो तो चल ही रहा है, वो तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन जो व्यक्तिगत है थोड़ा कम हुआ है मोबाइल टेलीफोन के वजह से। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया। माने कि अगर आप लेटर्स को देखें, अगर उसके तह में जाए, उसका पेज में जाएंगे, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने लेटर ना लिखा हो या किसी का लेटर का इंतजार ना किया हो। लेटर का इंतजार का अलग ही बात होता है। तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा, सबने लेटर लिखा है। आप स्कूल में भी लिखते हैं, घर में भी देते हैं, फ्रेंड को भी देते हैं। लेटर का बात ही अलग है, चिट्ठियों की जो बात थी वो अलग ही होती है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वो बात नहीं रही। बोलते कि पत्रों का जो इंतजार बेसब्री से वो हमारे सैनिक करते हैं ना, उसका कोई मिसाल नहीं मिलेगा। जो बॉर्डर में रहते हैं, जो अपने रिलेटिव, अपने प्रियजनों का पत्रों का इंतजार करते हैं, उसका तो आप उसका कोई जोड़ ही नहीं है। और कोई कोई लोग तो महीनों तक लेटर का इंतजार करते हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। माने कि एक जगह से दूसरे जगह जो जाने का, मैसेज ले जाने का, पहले तो एक चिट्ठी ही था, चिट्ठी के द्वारा ही लेटर मतलब मैसेज जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो संचार का जो साधन है, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, बहुत चेंजेस आया है। आज तो कितने चीज़ों के द्वारा हम मोबाइल टेलीफोन या फैक्स, इसके द्वारा मैसेज हम लोग भेज सकते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यानी कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो अपने पुरखों पुरखों माने अपने पहले, अपने चाहे दादाजी हो, उनके पिताजी हो, कितना पहले का समय का जो लेटर्स को बहुत संभाल के रखा है कि उनकी हाथ की लिखाई हुई थी, वो तो नहीं रहे पर उनकी लिखी हुई थी, तो उनको संजो कर एकदम सहज कर कोई कोई तो फ्रेम करके भी रख लेते हैं, माने कि ये उसके पूर्वजों की निशानी है बोल के विरासत के रूप में उनको रखते। और बड़े बड़े लेखकों के भी पत्र है, कवि, प्रशंसकों या सन्यासी, इन लोग ने कुछ कुछ लिखा है, वो भी तो जो लिखा है पत्र के जरिए भी, तो वो भी उनका जो है एक अनुसंधान का विषय भी बन गया। मतलब कि लोग इस पर रिसर्च भी करते हैं, उस समय कैसा था कि उन्होंने पत्र में जिक्र किया, तो उस पर रिसर्च करते हैं, तो एक सब्जेक्ट जो मैटर मिल जाता है ना, टॉपिक, तो वो पत्र के जरिए भी मिलता है। अगर किसी ने किसी को पत्र लिखा, उसमें उस समय किस चीज पे चर्चा की थी, तो वो भी हो जाता है ना। तो पत्र बहुत एक अच्छा अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करके करते, तो पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख देते हैं, पर एसएमएस विद संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? बोलते हैं अगर उस समय, पहले के समय में जब हमारा भारत आजाद हुआ था, जजिया रहने हुआ था, आजाद नहीं हुआ था, उस समय टेलीफोन वगैरह ये सब नहीं आए थे, संचार का साधन पत्र ही था। तो उस समय अगर ऐसा डेवलप हो जाता तो शायद आज हमको नेहरू ने जो अपनी पुत्री को पत्र लिखा था, उसमें कई बातें लिखी थी वो हम नहीं जान पाते। और एसएमएस और फोन में जो आप लोग मैसेज देते हैं, वही कह रहे हैं लेखक थी, तो एसएमएस जो होता है वो हम लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन पत्र को हम लोग, लेटर्स को हम लोग संभाल कर रख सकते हैं, है ना। और एसएमएस को हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन लेटर को हम लोग जल्दी नहीं भूलते। इंसान के हाथ से लिखी हुई होती है, एसएमएस तो टाइप किया हुआ होता है, और वो अपने आप बहुत ज्यादा होने से डिलीट भी हो जाता है।
तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। बोलते हैं कि जितने भी महान बड़े बड़े लोग महापुरुष लोग हुए हैं, जो हमारे देश के लीडर्स लोग हुए हैं, उनका यादगार और धरोहर तो पत्र ही। तो उन लोग पत्र में क्या क्या लिखते थे, अपने उनके विचार, इसको क्या सूचना देते थे, तो वो वही है। और इनमें तो सबसे बड़ा बोलेंगे तो जो प्रथम स्थान आता महात्मा गांधी जी का है। दुनिया के वो हमारे धरोहर भी है, हम लोग का वो रखा हुआ एक प्रॉपर्टी भी है कि उसके द्वारा हमें पता चलता उस समय जब अंग्रेज लोग थे, उस समय जो गांधी जी ने या नेहरू जी ने जिन्होंने पत्र लिखे थे वहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों ने एक दूसरे को, तो जैसे उस सिचुएशन में क्या क्या सिचुएशन था, क्या हैंडल किए, कैसे उन्होंने कहा, तो वो बारे में भी हमें पता चलता, वही धरोहर है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाने, माने कि दुनिया में संग्रहालय जो रखा है संग्रहालय, जो उसमें बड़े बड़े लोगों का पत्र सबको संभाल के रखा हुआ है, और उसे उस समय के जिस देश का है उस समय का, उसके समय का जो समाज का सिस्टम क्या था, कैसा चलता था, या कैसा उनका सिचुएशन था, उनके बारे में पता चलता है इन पत्रों के द्वारा। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। माने कि जब भारत में आज़ादी, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ, उससे पहले जो महासंग्राम ब्रिटिश से आज़ाद होने के लिए संग्राम चल रहा था, तो उस समय अंग्रेज लोगों ने भी अपने परिवार के लिए लेटर्स लिखे थे, तो वो बाद में उनका लेटर्स का बुक्स ही बन गया, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात भी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ बाद में जो बन गया उससे पता चलता उस समय का क्या स्थिति था, क्या सिचुएशन था। तो इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूत किए हुए थे। मैंने उन पत्रों से भी पता चलता था कि जो स्ट्रगल, जो फ्रीडम फाइटर का जो भी मूवमेंट हुआ था उस समय कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना वहाँ नेताओं ने कितना मजबूती से किया इन पत्रों के द्वारा, या अंग्रेज अफसर ने जो शेयर किया था अपने परिवारजनों से, उससे भी पता चलता था कितना मजबूत था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलनों की कई कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो जो महात्मा गांधी के जो जितने भी पत्र थे उनका महात्मा गांधी इंडिया के नाम पे लिखा जाता था, और वो जहाँ भी जाते थे वहाँ वो पहुंच जाते थे, गांधी जी का जो पत्र था। और आजादी के आंदोलन ने कई बड़े बड़े नेताओं ने भी उनके जो आंदोलन के अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, बड़े बड़े लोग, तो उन लोग ऐसे ही करके ये लेटर्स लिखते थे तो वो पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता था कि जैसे कि उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे, अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। मतलब कि गांधी जी के पास दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, और वो पत्रों का, उनके पत्रों का कोई मतलब कि जो जवाब देने में कोई जोर नहीं था, कि बोलते कि जैसे ही पत्र उनको मिलता था वो जवाब देने लिख जाते थे, और ज्यादातर वो अपने हाथों से ही लिखते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। वो कितना वो पत्र लिख, इतने पत्र उनके पास आते थे, अगर दाहिना हाथ राइट हैंड थक गया तो वो लेफ्ट हैंड से भी लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते थे। देखिए महात्मा गांधी का नहीं, आंदोलन में और भी जो भी लीडर्स थे, जो भी पार्टिसिपेट थे, बड़े बड़े लीडर, उनके भी गांव गांव में पत्र मिल जाते थे। ऐसे पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशासित पत्र से कम नहीं मानते थे, और कई लोगों तो उन पत्रों को
फ्रेम करा कर रख लिया है। बोलते कि वो जो पत्र था उस समय का, तो वो लोग सोचते थे कि ये मैंने लेटर प्रशासित पत्र, मतलब कि जो ऑर्डर दिया हुआ या सरकार का, इस तरह का वो लोग उससे कम नहीं मानते थे उस समय के लोग। और कितने लोगों ने तो इन पत्र को फ्रेम करा कर भी रख लिया, मैंने फोटो एल्बम जैसे होता है ना, करके फ्रेम करके वॉल में टांग के भी ऐसा रख लिया है। ये पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी गई। मतलब कि ये पत्रों का ही जादू है, जो कि ये पत्रों के आधार पर कई भाषा में जानी मानी किताबें लिखी जा चुकी। मैंने कि पत्रों में किस समय कौन रीडर ने कैसा लिखा, क्या था सिचुएशन, मैंने कि कई लैंग्वेज में भी ये किताबें पत्रों पर लिख चुकी है, लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पत्र, पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। मतलब पत्र क्या है, वास्तविक दस्तावेज है, कम कम नहीं। यानी किसी को अगर उसको दस्तक देना है, उसके उसके बारे में जानना है, तो पत्र एक कम नहीं है। पत्र से हम उसके बारे में जान सकते हैं। इसलिए पंत ने जो कवि थे, पंत ने उन्होंने 200 पत्र बच्चन जो थे, हरिवंश राय बच्चन और निराला जी जो थे, उनको पत्र लिखा था। जो ये उनके आईने, दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिलेंगी। माने कि उनके बारे में भी आप जान सकें, जो पत्र लिखे थे उनका आईना है, मतलब कि उनके विचार, उनके बहुत कुछ आप जान सकते हैं। और वो कई पुस्तकों में भी आपको वो पत्र मिलेंगे, जिससे आपको उनके बारे में जानने में बहुत सहजता होगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। बोलते हैं कि बोला जाता है जो प्रेमचंद थे, जो लेखक, उन्होंने वो खास तौर पर लेखकों को पत्र में जवाब देने में बहुत ही माने तेज थे, और बहुत माने कि आगे थे वो। वो दे देते थे फट से जवाब, पत्र लिखने में बहुत तेज थे वो। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। मतलब कि उसी प्रकार, जिस प्रकार से प्रेमचंद जो लिखते थे, उससे एक प्रेरणा भी मिलती थी, और जवाब देने में कि सटीक जवाब दिया, मतलब कि एक लगता था हाँ जवाब दिया। उसी प्रकार नेहरू और गांधी जी भी के लिखे जो पत्र, टैगोर के पत्र भी, नेहरू और गांधी जी को जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, वो बहुत ही प्रेरक थे, जिससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसमें बहुत से नए तत्व और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। बोलते हैं कि महात्मा जो गांधी जी थे, और जो महाकवि रविंद्र टैगोर, महात्मा तो उनको उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दी थी। और इनका जो 1915 से 1941 तक जो पत्राचार हुआ, दोनों में जो पत्रों में आपस में बात की, उस पर बुक भी पब्लिश हो गए, जिसको आप पढ़ने से पता चलेगा दोनों का मेंटली सिचुएशन उस समय क्या था, उन्होंने कैसे विचार एक दूसरे से व्यक्त किए थे, उनके बहुत कुछ हाव भाव, बहुत कुछ आप उन पत्र को, वो जो बुक्स को पढ़ेंगे, जो प्रकाशित हुआ है उनका जो पत्रों का पत्राचार, तो पता चल जाएगा। तो पत्र से पूरा पता चल जाए उसका, इंसान का दस्तावेज जो पता चल जाएगा ना किस तरह का। तो बहुत बड़ा उसका महत्व है चिट्ठी का। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है। बोलते कि जो पत्र है, पत्र का जो परंपरा भारत में बहुत पुराना है। पहले जमाने में राजा लोग लेटर्स लिखते थे, चिड़ियों के द्वारा, पंछियों के द्वारा भी भेजते थे, या दूध के द्वारा भी। लेकिन माने कि डेवलपमेंट जो लेटर्स का असली तौर में शुरू हुआ आज़ादी के बाद ही। और कई जो सरकारी विभाग की तुलना में जो सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है। माने कि अच्छा जो हुआ है काम, देखा जाए तो आपका डाक विभाग का ही है। उन्होंने अच्छा, माने अच्छा एक उनका एक रहा है।
इम्प्रेशन। इसकी एक खास वजह यह है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। मतलब कि देखा जाए तो जो डाक विभाग ने जो काम किया है उसका एक वजह है कि क्योंकि ये लोगों को जोड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको फीलिंग को देता है और घर घर तक संदेशा पहुंचाता है। और तमाम संचार के जितने भी तमाम उन्नत साधनों में जो चिट्ठी पत्र जो लेटर्स लिखने का जो उसका जो एक हैसियत था जो था वो आज भी बरकरार है। उसका अपना ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो फिर या रेगिस्तान की ढनियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। बोलते हैं कि जो पत्र ने जो जगह बनाया है वो कोई नहीं बना सकता। बड़े बड़े शहर में बड़ा बड़ा फोर्ट, आलीशान हवेली हो या छोटी सी झोपड़पट्टी हो या गांव में घिरा हुआ जंगल में घर हो या बर्फबारी के बीच रह रहे लोग हो या समुद्र के किनारे रह रहे मछुआरे हो या रेगिस्तान में रहने वाले लोग हो, तो जो ये लोग हो खतों का आज भी बेसब्री से इंतजार इनका होता है। खत का अलग ही इम्पोर्टेंस है चिट्ठियों का। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। माने कि एक दो नहीं करोड़ों लेटर्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है और ये लोग भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और बहुत आयामी इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है और इसको देखने से हमें पता चलता है इसकी बहुत सारे रोल्स है, बहुत सारी भूमिका दिखाई देती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही होते हैं। दूर दूर गांव में तो पैसा कैसे जाता है, मनी ऑर्डर से ही हो जाता है। तो ये मनी ऑर्डर तो डाक विभाग के द्वारा, इनके द्वारा ही तो इनका घर चलता है। तो इनका घर चलता है, अर्थव्यवस्था इनकी वजह से ही चलता है। तो ये कौन पहुंचाता है, डाक विभाग से पहुंचाता है। तो गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है। तो गांव में और गरीब बस्तियों में जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर पहुंचाता है, पहुंचाने वाला जो डाकिया होता है, लोग उसको देवदूत देव का दूत आया, क्योंकि उन्हीं से उनका जीवन चलता है। मनी ऑर्डर लाएगा, पैसा देगा, तभी तो उनके घर चलेगी, उनका पेट भरेगा। तो वो उनके लिए भगवान स्वरूप है। तो आज भी चिट्ठियों की दुनिया, जो अनूठी दुनिया हमने पढ़ा और पता चला चिट्ठी का कितना महत्व है। आज भी भले ही इंटरनेट आ गया हो, मोबाइल आ गया हो, टेलीफोन है, जो भी हो, संचार का फैक्स व्यवस्था, लेकिन जो चिट्ठी का जो दुनिया है, डाक खाने से निकल के एक जगह से दूसरे, उसका अपना ही एक अस्तित्व है और वो कभी खत्म नहीं होगा और उसका इम्पोर्टेंस हमेशा बना रहेगा। तो फिर इसको आप समझिए, पढ़िए और इससे जुड़े जो भी प्रश्न है आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।